तो देखिए म्यूटेशन और जेनेटिक कोड, इन्होंने क्या बोला कि जीन और डीएनए का क्या रिलेशन है। ये कल हम लोग ने देखा था कि जीन और डीएनए का क्या रिलेशन है, ये कल हम लोग ने देखा था। अब इन्होंने क्या बोला कि जीन और डीएनए, कल बोला था कि डीएनए का वो भाग जो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, वही क्या कहलाता है, जीन। और जीन टीआरएनए भी बना सकता है, एमआरएनए भी, और आरआरएनए भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि आज हम बात करेंगे म्यूटेशन की। अब देखिए म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का जो इफेक्ट है वो 2 चैप्टरों में दिया हुआ है, इसमें भी दिया है और आधा दिया वहां फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एक की वजह से पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है। हमने एग्जांपल ऐसे बताया, मान लो 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं और किसी एक को हटा दिया किसी जगह से। तो अब मान लीजिए यहाँ पहला व्यक्ति बैठा है, यहाँ दूसरा बैठा है, तीसरा बैठा है, चौथा, पांचवा। तो आप बताइए जब हमने दूसरे नंबर वाले को हटाया तो आगे सबकी गिनती बदल गई। बताइए जो थर्ड पे था वो कहाँ आ गया, सेकंड पे, जो फोर्थ था वो कहाँ आ गया, और जो फिफ्थ पे था वो कहाँ आ गया। तो सबकी सबकी रीडिंग बदल गई कि नहीं बदल गई। इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक। और यहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कभी लॉस हो जाए या गेन हो जाए, क्या, एक जीन का अगर कोई जीन लॉस हो जाए या गेन हो जाए तो क्या होता है, इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और ये 3-4 बार रिपीटेड है ये भी। और ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, क्लासिकल एग्जांपल करके पूछता है। तो इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल क्या है, सबसे क्लासिकल एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और होता क्या है इसमें, कहां चेंज आता है, चेंज हो जाता है सिंगल बेस पेयर में। अगर सिंगल बेस पेयर शब्द लिखा हो तो आप समझ जाओगे कि पॉइंट म्यूटेशन की बात चल रही है। और यहां से क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल बेस पेयर पर अगर चेंज आ रहा है तो इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सबसे क्लासिकल एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। और जीएजी की जगह क्या आ गया था, जीओजी आ जाता था, जीएजी की जगह जीओजी आ गया था। और ग्लूटामिन की जगह किस पोजीशन पे, और अल्फा में चेंज हुआ कि बीटा में। और जबकि थैलासीमिया में दोनों में चेंज हो जाता है, अल्फा में भी और बीटा में भी। एक 11 नंबर क्रोमोसोम पे बैठा होता है और एक 16 नंबर क्रोमोसोम पे बैठा होता है। जैसे एग्जांपल दिया है फ्रेम शिफ्ट का, इन्होंने बोला मान लीजिए कोई लेटर हमने ऐड कर दिया, पहले था राम हैज रेड कैप, और इन्होंने यहां पर क्या ऐड किया, बी। तो आगे देखिए, आगे की पूरी रीडिंग चेंज, BREDCAP, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ठीक है। जब हमने एक और ऐड कर दिया तो भी मीनिंग नहीं निकल पा रही है। लेकिन जैसे ही हमने एक और ऐड किया, तीसरा, 3 या 3 के मल्टीपल में करेंगे तो मीनिंग जो होती है लगभग पहले जैसी हो जाती है। इससे पता चलता है कि जो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से पता चलता है कि जेनेटिक कोडॉन्स हमेशा ट्रिपलेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ट्रिपलेट के। क्योंकि कोड अगर 3-3 के सेट पे चेंज आ रहा है, 3 या 3 के सेट पे अगर चेंज आए तो इससे पता चलेगा कि ट्रिपलेट्स होते हैं। ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट टू मेक अ ट्रिपलेट वर्ड, यानी 3-3 के सेट में डालने पर रीडिंग फिर से लगभग पहले जैसी हो गई। जैसे पहले की रीडिंग थी राम हैज रेड कैप, अब रीडिंग क्या हो गई, राम हैज बिग रेड कैप। कोई खास बदलाव नहीं आया। तो यदि 3 या 3 के मल्टीपल में कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्जन, क्योंकि आप इंसर्ट कर रहे हैं, या एडिशन। लेकिन अगर आपने हटाया चीजों को, अगर डिलीट किया, कह रहा अगर सेम एक्सरसाइज आपने की किसके साथ, डिलीट करने की, तो राम हैज रेड कैप की जगह आपने आर हटा दिया तो आगे की रीडिंग देखिए पूरी चेंज, राम हैज रेड की जगह क्या हो गया, EDCAP। और आपने फिर ई हटा दिया, फिर सी वो डी हटा दिया, तो क्या रीडिंग लगभग फिर से पहले जैसी हो गई ना। और इसका लेटर आ गया राम हैज कैप। तो ये देखिए, इससे इन दोनों एक्सरसाइज से कंक्लूजन क्या निकला, कह रहे ये जो दोनों ऊपर वाली एक्सरसाइज हमने की, इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला चाहे डिलीशन कराएं या इंसर्जन कराएं, अगर आप 1 या 2 बेस का कराते हैं तो इससे पूरा पूरा फ्रेम आगे का चेंज। लेकिन अगर आपने यही म्यूटेशन ऐसे कराया 3 या 3 के मल्टीपल में, ये इंसर्जन या डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल,
तो रीडिंग लगभग पहले जैसी हो जाएगी, लिखा हुआ है ना, और उस पॉइंट के आगे की रीडिंग लगभग पहले जैसी हो जाएगी, राइट। अच्छा, टीआरएनए पर क्वेश्चन आया हुआ है। टीआरएनए पर क्वेश्चन क्या है? टीआरएनए के दो मॉडल थे। टीआरएनए के दो मॉडल कौन कौन से थे? एक था क्लोवर लीफ मॉडल और एक था कौन सा? एल शेप मॉडल। तो एक एल शेप है, क्लोवर लीफ मॉडल है, ठीक है। दो क्वेश्चन आते हैं इस पे। टीआरएनए का दूसरा नाम क्या है? टीआरएनए का दूसरा नाम एडेप्टर आरएनए। लिखा हुआ है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग द प्रपोर्शन ऑफ कोड, जो कोड था वो हमें लगभग क्लियर हो रहा था, और हमें क्या दिखा? ये किसको दिखा था? क्रिक को। और क्रिक ने ही तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। बताइए, सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? क्रिक ने दिया। और भी रिवर्स सेंट्रल डोग्मा जो था वो बाद में सामने आया। तब से हमें पता चलता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाई डायरेक्शनली चलती है, लेकिन अगर आपसे कुछ ना पूछा जाए तो आप यूनिडायरेक्शनली बताएंगे, है ना। अगर मॉडर्न जेनेटिक्स लिखा हो तो बाई डायरेक्शनली बताएंगे। अब क्या लिखा है कि यानी कोड के बारे में हमें लगभग पहले ही पता था कि कोड छुपे होते हैं और उसी से अमीनो एसिड को रीड किया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेशलिटी नहीं थी। यानी कोड जो था ना वो कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं थी। मतलब आपको स्ट्रक्चर देख के पता नहीं लगेगा कि कौन सा अमीनो एसिड सेलेक्ट होने वाला है, हाँ, लेकिन कोड समझ के पता चलेगा कौन सा अमीनो एसिड सेलेक्ट होने वाला है। जैसे कल ही पूछा था यू 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 किसको सेलेक्ट करेगा? सी 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 प्रोलीन को, और ए लाइसिन को, और जी 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 ग्लाइसिन को करेगा। और सिंगल वाले तो जरूर याद कर लीजिए। और यूए करेगा ही नहीं। क्यों? यूए तो क्या है? स्टॉप कोडॉन है या टर्मिनेशन कोडॉन है, तो किसी को करेगा ही नहीं। अगर कहीं पे मान लो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, अब 500 उसमें कोडॉन है, अगर 500 कोडॉन्स है तो 500 ट्रिपलेट हैं, तो 500 अमीनो एसिड सेलेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन अगर 100वें नंबर पे UAA आ गया या UAG आ गया या UGA आ गया, तो कितने अमीनो एसिड सेलेक्ट होंगे? हाँ, तो 100वें नंबर पे आया ना, तो उसके पहले वाले सारे सेलेक्ट होंगे, लेकिन बाद वाले कितने भी हो, असंख्य हो यानी इनफाइनाइट हो, तो भी सेलेक्ट नहीं होंगे। और इन्होंने क्या पोस्टुलेट किया? क्या बताया कि जो एडेप्टर होता है, एडेप्टर मॉलिक्यूल, वही एडेप्टेड होता है। एक तरफ तो कोड को रीड करेगा और दूसरी तरफ क्या करेगा? दूसरी तरफ अमीनो एसिड को बांधेगा। यानी कौन मॉलिक्यूल है? टीआरएनए। टीआरएनए एक तरफ क्या करेगा? कोड को रीड करेगा और दूसरी तरफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बांध के लाएगा। नॉर्मल की स्पेसिफिक, ये यानी अगर समझने के लिए बोलें तो अगर टीआरएनए रेड कलर का है तो रेड कलर का ही अमीनो एसिड लाएगा। अगर मान लो ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर को ही लाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रेड वाला ऑरेंज को ले आए या ऑरेंज वाला रेड को ले आए, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। अब इन्होंने क्या बोला? एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये किस एंड पर बांधता है अमीनो एसिड को, 5' की 3' पर बांधता है। फिर एक क्वेश्चन यहां से आता है कि mRNA पे क्या होते हैं? कोडॉन। और जबकि tRNA पे क्या है? और एंटी कोडॉन और कोडॉन एक दूसरे के कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये देखो, इसको पढ़ने की रीडिंग इधर से इधर है, 5' to 3'। आप जैसे ये है ना AGU, तो ये कोडॉन है, ये यहां से पढ़े जाते हैं 5' to 3'। तो आप बताओ ये क्यों उल्टा पढ़ेंगे? ये भी तो कहां से कहां पढ़ेंगे? 5' to 3', यानी पहला एंटी कोडॉन ये वाला पढ़ेंगे, दूसरा ये वाला। तो ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में कोडॉन दिया हो और उसका एंटी कोडॉन पूछा जाए, तो अगर मान लो अभी तो फिगर में दिया हुआ है, लेकिन फिगर में नहीं देगा, कैसे देगा? थ्योरी में। तो आप क्या करेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? 5' से, और इधर 3' लिखेंगे, और इधर इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री और यू का कॉम्प्लीमेंट्री तब आएगा, वरना हो जाएगा गलत, ठीक है। अब टीआरएनए जो है उसको हम लोग ने बोला कि टीआरएनए अमीनो एसिड को बांध सकता है, और उसके पास क्या होते हैं? बेस होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, किसके? कोडॉन के। तो एंटी कोडॉन किसके पास है? टीआरएनए। कोडॉन किसके पास है? दोनों सप्लीमेंट्री की कॉम्प्लीमेंट्री। और अमीनो एसिड किस एंड पर बांधेंगे? हाँ, 3' पर। और अगर भूलिएगा तो ऐसे कर लीजिएगा, अमीनो एसिड को हम लोग लिखते AAS। अरे अमीनो एसिड शॉर्ट में नहीं लिखते AAS, तो कितने लेटर आ रहे हैं उसमें? 3 आ रहे हैं, तो ऐसे याद रहेगा। और बोला गया अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है। अब यहाँ लिखा नहीं थ्योरी में, जबकि 3' अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है।
और एंटी कोडॉन लूप भी होता है, ये एंटी कोडॉन लूप हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये बांधता है अमीनो एसिड को, और टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही बांध के लाएगा। स्पेसिफिक को कि नॉन स्पेसिफिक को? स्पेसिफिक को बांध के लाएगा। अच्छा, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा है स्पेसिफिक टीआरएनए होता है हर चीज के लिए। अब स्पेसिफिक टीआरएनए का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए पहला कोडॉन था आओ जी, तो उसका उल्टा होगा यूएसी, नहीं जाओ जी कहां हो जाएगा, यूएसी। तो यूएसी जो होगा, जैसे एयूजी लिखा तो इसका वो क्या होगा यूएसी। तो ये कोडॉन है, तो ये क्या हुआ एंटी कोडॉन, तो एंटी कोडॉन उसका उल्टा होता है। और इसी तरह सबके लिए टीआरएनए होते हैं, मतलब जितने अमीनो एसिड होते हैं सबके लिए टीआरएनए होते हैं, लेकिन जब स्टॉप कोडॉन में से कोई भी आ जाएगा, तीनों में से कोई भी, जैसे यूए आया या यूएजी आया या यूजीए आया, तो इन कोडॉन्स का कोई भी टीआरएनए नहीं होता। कुछ ये लाइन यहां से आई हुई है कि इनके लिए कौन सा एंटी कोडॉन वो या टीआरएनए लूप होगा, आंसर आएगा कोई नहीं होगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी, जब भी कोई चीज ऐसे ऐठी हुई हो या हेलिकल हो या लिपटी हुई हो तो उसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक। और ये मॉडल कौन सा दिया गया, क्लोवर लीफ मॉडल लिखा है, ऐसे जो लिपटा हुआ है तो लीफ ऐड जाती है, क्लोवर लीफ, उसको बोलते हैं क्लोवर लीफ। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है इसका कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है जो इन्वर्टेड एल शेप होता है। अभी बताया था ना, दो मॉडल दिए गए, एक एल शेप स्ट्रक्चर दिया गया और एक कौन सा दिया गया, क्लोवर लीफ। अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल, तो एक्चुअल किसे बोला गया है, हाँ तो नहीं, अरे क्या लिखा हुआ है, इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल शेप। तो अगर एक्चुअल पूछा जाए या कुछ ना पूछा जाए तो एल शेप बोलेंगे। अब समझ में आई बात, क्लियर, क्योंकि एक्चुअल वर्ड इन्होंने इसके लिए ही लगाया है, ठीक है। और अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा जाए तो क्लोवर लीफ, देखो सेकेंडरी पूछा जाए तो क्लोवर लीफ, एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इन्वर्टेड एल शेप, हाँ 3D है। अब ट्रांसलेशन, अच्छा ट्रांसलेशन जो होता है ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके क्या बना देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अच्छा, ये जो यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ऑर्डर एंड सीक्वेंस डिसाइड कौन करता है, तो ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा, कोड। अच्छा, जैसे आओ जी है तो फिक्स है, कौन आएगा, मैथ्योनिन। अगर यू था तो कौन आएगा, फिनाइल एनिलीन। वैसे सीसीसी था, कौन आएगा, हाँ। तो ये ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द बेस ऑफ एमआरएनए, और बेस ऑफ एमआरएनए को भी हम लोग ने क्या बोला, कोडॉन, जेनेटिक कोडॉन। अभी कोडॉन ही तो पढ़ रहे थे, तो जेनेटिक कोडॉन बोलेंगे उसको। और अमीनो एसिड जो होता है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। और जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, दो चीजें चाहिए, जोड़ने के लिए ऊर्जा भी चाहिए, और जोड़ने के लिए और क्या चाहिए, जोड़ने के लिए चाहिए एंजाइम, क्योंकि हमें फास्ट जोड़ना है। हमें दो चीजें चाहिए, एक तो फास्ट जोड़ना है, उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम, और दूसरा और हमें एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, तो एनर्जी भी चाहिए, एंजाइम भी चाहिए। और एंजाइम कौन देगा, एंजाइम देगा 23S आरआरएनए, जो कि लार्जर सब यूनिट में होता है कि स्मॉलर सब यूनिट में, लार्जर में होता है कि स्मॉलर में, लार्जर सब यूनिट में होता है। अरे राइबोसोम के दो भाग होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो लार्जर सब यूनिट में जो होता है वो 23S आरआरएनए होता है, स्मॉलर सब यूनिट केवल क्या करती है, इनिशिएट करती है प्रोसेस को। और ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है इस साल या लास्ट ईयर आया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग को अमीनो एसाइलेशन भी कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का दूसरा नाम अमीनो एसाइलेशन। और ये भी कैसी प्रोसेस है, स्पेसिफिक की नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। अगर दो चार्ज टीआरएनए में ऐसे टी बना के लिख देते हैं और ये अमीनो एसिड है, अगर पास पास आ गए तो इनके बीच क्या बन जाना चाहिए, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, CONH। CONH बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड का फार्मूला क्या है, CONH। इस फिगर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये फिगर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछेगा कि ये कोडॉन है, उसका एंटी कोडॉन बता दो। इस फिगर को आप फालतू में मत पढ़िए,
देखिए क्या लिखा हुआ है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और आपको कैटलिस्ट यानी एंजाइम चाहिए, तब जाके क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का रेट निर्धारित होगा। यानी रेट कौन निर्धारित करेगा, एंजाइम प्लस एनर्जी। तो एंजाइम प्लस एनर्जी दोनों मिलके ही रेट को निर्धारित करते हैं। आपको पता ही होगा कि एंजाइम्स जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं, राइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, कितनी प्रोटीन होती है राइबोसोम के अंदर, टोटल प्रोटीन कितनी होती है, 80 की 40, तो 80 प्रोटीन होती है। और जो 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है कि सेम टाइप की होती है, तो डिफरेंट टाइप की, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सेलुलर फैक्ट्री किस चीज की होगी प्रोटीन बनाने की। ये तो सेल से क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल की जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं राइबोसोम। कितनी यूनिट का बना है, दोनों यूनिट को आपस में कौन जोड़ता है, Mg++ आयन। अच्छा, जब दोनों अलग अलग हैं तो इनएक्टिव की एक्टिव, लेकिन जब जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगी। अब क्या लिखा हुआ है, दो सब यूनिट होती हैं, लार्ज और स्मॉल वाली। अच्छा, स्मॉल सब यूनिट जब जुड़ती है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि जब स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर करती है किसके साथ, mRNA के साथ, तो ये बनना देखो स्टार्ट हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, द ट्रांसलेशन बिगिंस, तो बिगिन हो जाता है, मतलब प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब छोटी यूनिट किसके सामने आती है, नहीं बड़ी यूनिट के साथ कहा, जब mRNA के सामने आती है। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था अभी। लाइनें तो ध्यान से देखिए, ये लाइन थी, सीधे सीधे लाइन उठाते हैं, आपको पता है। तो mRNA जब सब यूनिट इनकाउंटर करती है, ठीक है, स्मॉल वाली यूनिट जब इसके सामने आती है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब दो साइटें किसके पास होती है, दो साइटें, एक से tRNA एंटर करेगा और एक से tRNA एग्जिट करेगा। अच्छा, जब एंट्री हुई थी तो क्या लेके आया, एमिनो एसिड, और जब एग्जिट हुआ तो छोड़ के चला गया अमीनो एसिड। यानी जब आया था तो चार्ज और जब निकला तो डिस्चार्ज। तो दो साइटें होती हैं, एक को बोलते हैं पी साइट और एक को बोलते हैं ए साइट। पी साइट को बोलते हैं पेप्टाइड सिंथेसिस साइट और एक को बोलते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर साइट। तो दो होती हैं। अब इन्होंने क्या बोला, जो दोनों साइटें होती हैं लार्ज सब यूनिट पे, देखो वो एक सबसिक्वेंटली बांधेगी, मतलब किसको, अमीनो एसिड को। और अगर दो अमीनो एसिड बहुत पास आ गए तो पेप्टाइड बॉन्ड बनना तय है। क्यों, शुरुआत में क्या पढ़ा था, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, दो चार्ज टीआरएनए को क्लोज करना पड़ेगा। तो जब दो चार्ज टीआरएनए को क्लोज करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, राइबोसोमल फैक्ट्री कौन सी है, राइबोसोमल फैक्ट्री राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन उसका कौन सा पार्ट बनाता है, और मैंने अभी पूछा था और बताया भी था कि लार्जर सब यूनिट का पार्ट था कि स्मॉलर का, और कौन सा 23S rRNA। और बैक्टीरिया में याद रखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है बैक्टीरिया वाला, और कभी बैक्टीरिया ना दे तो प्रोकैरियोट्स में बोल के पूछ लेगा आपसे, ठीक है। ट्रांसलेशनल यूनिट, अच्छा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या थी, अब बताना है ट्रांसलेशनल यूनिट क्या है। दोनों में अंतर है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में तीन भाग थे, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। लेकिन आज बात कर रहा है ट्रांसलेशनल यूनिट की, और ट्रांसलेशनल यूनिट में भी तीन भाग होते हैं। पहला होता है कौन सा, पहला होता है आउजी यानी स्टार्ट कोडॉन, लास्ट वाला होता है स्टॉप कोडॉन, और फिर बीच में होता है इलोंगेशन कोडॉन। यानी तीन चीजें होती हैं। एक पहला वाला कौन सा है, आउजी, लास्ट वाला क्या होगा, यूएए हो सकता है, यूजीए हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, तीनों में कोई भी वहां आ सकता है। लेकिन बीच में इलोंगेशन कोडॉन होंगे, और तीनों को मिला के बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशनल यूनिट। अच्छा, कुछ ऐसे भी रीजन है जो कि 5' के पहले हैं और 3' के बाद है, यानी स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद, इनको बोलते हैं यूटीआर। यूटीआर का पूरा नाम अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब ये रीजन है तो, लेकिन ये ट्रांसलेशन में मदद नहीं करेंगे। और ये रीजन जो होते हैं एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। क्या लिखा हुआ है, यूटीआर जो होता है उसका पूरा नाम पहले तो पूछा गया कई बार, तो आप बताएंगे अनट्रांसलेटेड रीजन। दूसरी बात, ये 5' पर स्टार्ट के पहले होगा, देखिए बिफोर द स्टार्ट कोडॉन, और 3' पर स्टॉप के बाद होगा, और ये एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। लिखा है ना, रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, यानी अगर ट्रांसलेशन को एफिशिएंट करना है तो हमें क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, यूटीआर की। अच्छा, जब भी कभी इनिशिएशन करना होता है
तो राइबोसोम mRNA के साथ बन चुका था, स्टार्ट कोडॉन को रीड कर लिया गया यानी रिकॉग्नाइज कर लिया गया, और कौन आया सामने? अरे स्टार्ट कोडॉन को जब रीड करना होगा तो स्टार्ट अमीनो एसिड स्टार्ट वाला आएगा ना, इनिशिएटर टीआरएनए आएगा ना, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। तो राइबोसोम प्रोसीड कर देता है रिएक्शन को और इलोंगेशन फेज को स्टार्ट करके प्रोटीन की सिंथेसिस करने लगता है। जब इस अवस्था की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएंगे, ठीक है, और सीक्वेंसली बाइंड टू द appropriate codon in mRNA forming the complementary base pair। क्या इसको ऐसे समझिए, अगर आओ जी है तो UAC आया, अगर UAC आया तो क्या लेके आया? पहला अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड कौन सा होता है? मैथ्योनिन। अगर मान लो अगला है UUU तो क्या आया उसका कॉम्प्लीमेंट्री? UUU का कॉम्प्लीमेंट्री हाँ ए हुआ ना, तो ये लेके आएगा फिनाइलएनिलीन को। अगला मान लो अगर अगला कोडॉन है CCC तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा GGG, तो वो लेके आएगा CCC किसको? प्रोलीन को, तो प्रोलीन को लेके आएगा। अब मान लो स्टॉप कोडॉन है UAA है या UAG है या UGA है तो क्या होगा? कोई टीआरएनए नहीं आएगा, और अगर कोई टीआरएनए नहीं आएगा तो वहीं से रिएक्शन स्विच ऑफ। राइबोसोम मूव करता है कोडॉन टू कोडॉन कि mRNA मूव करता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। राइबोसोम मूव करता है कि कोडॉन वो टीआरएनए मूव करता है, सॉरी mRNA मूव करता है? ये देखिए राइबोसोम मूव्स करता है फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, और वो भी अलोंग द mRNA। अब दिशा भी पूछ लेगा आपसे, दिशा तो वही है ना, 5' to 3'। हमेशा स्टार्टिंग कहां से होती है? 5' से, और एंडिंग कहां होती है? तो फिर दिशा तो पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ दिशा लिखा नहीं लेकिन पूछ लेगा। और अमीनो एसिड एक एक करके ऐड होते हैं कि अचानक ऐड हो जाते हैं? एक एक करके ऐड होते हैं, ट्रांसलेटेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड, और धीरे धीरे अमीनो एसिड ट्रांसलेटेड हो जाएंगे जैसा कि आदेश दिया किसने? डीएनए ने। आप बताओ mRNA का निर्माण किसने किया? mRNA किससे बना था? mRNA डीएनए से बना था ना, तो कह तो वही रहा है, डीएनए ने जो आदेश दिया यानी डीएनए ने जो डिक्टेट किया, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किया किसने? mRNA ने। मतलब डीएनए ने जैसा चाहा वैसा ही इसको कोड दिया, और जैसा इसको कोड दिया इसने उसी कोड के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? अमीनो एसिड बना दिए, ठीक है। और एट द एंड कौन सा फैक्टर यहाँ पे बंधेगा? रो फैक्टर कहां पढ़ा था आपने? ट्रांसक्रिप्शन में। अगर ट्रांसक्रिप्शन को रोकना था तो कौन सा फैक्टर काम किया? रो। लेकिन यहाँ रो फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ रिलीजिंग फैक्टर आएगा, ठीक है ना। रिलीजिंग फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसलेशन को स्टॉप करेगा, और वहां रो फैक्टर ने स्टार्ट किया था RH-O, और कहां पे? टर्मिनेशन पे किया था, टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन एंड रिलीज द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। और इस तरह से क्या हुआ? राइबोसोम क्या करेगा? पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा। तो जितना भी काम किया किसके अंडर में हुआ? डीएनए के कि आरएनए के? डीएनए के, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किसने किया? आरएनए ने, ठीक है। अब जीन रेगुलेशन ऑफ जीन ब्रॉड टर्म है कि नैरो टर्म है? ब्रॉड टर्म है, क्योंकि ये हर लेवल पे हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, considering the gene expression result in the formation of polypeptide chain, it can be regulated at several level। कहता है कुछ लेवल पे कर सकते, लेकिन यूकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन है वो हमने इस लेवल पे पढ़ा है। पहला कौन सा लेवल है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने देखा था ट्रांसक्रिप्शन के समय कई जगहों पर चीजों को क्या किया गया? कंट्रोल किया गया। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पर, प्रोसेसिंग का मतलब जब हमने कैपिंग करी, हमने टेलिंग करी, हमने स्प्लाइसिंग करी, तो वहां भी हर चीज सिस्टमैटिकली कंट्रोल किया गया। तीसरा, जब mRNA जा रहा था कहां से कहां? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, तो कैपिंग टेलिंग कर ली ना, तो ये इस वाले में कैपिंग टेलिंग बोलो, यहाँ स्प्लाइसिंग बोलिए। और लास्ट कौन सा? ट्रांसलेशनल लेवल पे। अच्छा, ट्रांसलेशनल लेवल पे अगर R फैक्टर नहीं आता तो, और या कोई वो टीआरएनए परफेक्ट नहीं आता, तो क्या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हो पाती? नहीं। तो चारों लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। इसको ऐसे समझिए, ये सब फालतू, ये सब ऐसे ही समझ लीजिए। अगर मान लो पहला हमेशा कौन होता है? पहला हमेशा वो होता है प्रमोटर। पहले कौन होता है? प्रमोटर, ठीक है। अब प्रमोटर के बगल में कुछ एडिशनल जीन्स होते हैं जो ओपरान का पार्ट होते हैं,
और ओपरॉन किसे बोलते हैं? ओपरॉन बोलते हैं द ग्रुप ऑफ जीन। ओपरॉन कॉन्सेप्ट जैकब एंड मोनाइट ने दिया, ये सब उधर थ्योरी में लिखा हुआ है, लेकिन हम सीधे सीधे इसी में सब कवर कर दे रहे हैं। प्रमोटर के बगल में कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं, प्रमोटर के बगल में कुछ एडिशनल सीक्वेंस है। अच्छा, क्या कर रहे हैं ये सीक्वेंस? ये सीक्वेंस निर्धारित करेंगे कि आगे जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन होना है कि नहीं। अच्छा, ये प्रमोटर है, ये है आपका रेगुलेटर जीन, और रेगुलेटर जीन जो है वो बनाता है रिप्रेसर mRNA। और एक क्वेश्चन पूछा गया कई बार, और अभी देख लो आप, ये जीन कभी स्विच ऑफ नहीं होता, ये हमेशा स्विच ऑन रहता है। तो जीन दो प्रकार के होते हैं, कुछ अपना काम करके बंद कर देते हैं, वो एक तो वो प्रकार हो गया, और एक वो होते हैं जो क्या होते हैं, लगातार ऑन करते हैं 24/7। जैसे आप देख पा रहे हो mRNA, ये रिप्रेसर mRNA पहले भी बन रहा था और अभी भी बन रहा है, ठीक है। तो क्या दोनों में अंतर है? पहले प्रमोटर है, फिर रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन हमेशा क्या बनाता है? वो रिप्रेसर mRNA, और रिप्रेसर mRNA जो है वो क्या रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। आप बताओ क्या क्या बना? डीएनए से क्या बना, और mRNA से क्या बना? प्रोटीन। तो प्रोटीन का कोई नाम भी होगा, नाम क्या दिया गया? रिप्रेसर ऑपरेटर को बांध लेता है। जब रिप्रेसर ऑपरेटर को बांध लेता है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो आगे नहीं जा पाता। क्या लिखा है? रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन, जिसको ओ बोला गया है, विच प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपरॉन। मतलब अब एंजाइम यहाँ जेड पे पहुंचेगा ही नहीं, जेड पे नहीं पहुंचा तो वाई पे भी नहीं पहुंचेगा, और वाई पे नहीं पहुंचा तो ए पे भी नहीं पहुंचेगा। अब आप बताइए क्या आगे कुछ भी बनेगा? क्या इस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन हुआ? नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो इसका मतलब ऐसा इंड्यूसर की एब्सेंस में हुआ होगा। जब आपके पेट में खाना नहीं होता, यानी आपके पेट के अंदर इंड्यूसर नहीं होता, तो अगर इंड्यूसर नहीं है तो आपका जीन फालतू में स्विच ऑन क्यों रहेगा? उसे कैसा हो जाना चाहिए? स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। अब अगर आपके पेट में खाना आ गया, वो खाना कुछ भी हो सकता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो अगर इंड्यूसर आ गया, जैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है ई कोली में, और इसका नाम है लैक ओपरॉन। तो अगर खाना आ गया, जैसे खाना क्या है यहाँ पर, वो इंड्यूसर, खाना क्या है? इंड्यूसर, और इंड्यूसर यहाँ माना गया है लैक्टोज को, इसीलिए नाम दिया गया लैक ओपरॉन। अच्छा, लैक्टोज जब आएगा तो ये किसको बांध लेगा? रिप्रेसर को, और जब रिप्रेसर को बांध लिया तो रिप्रेसर एक्टिव की बजाय कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया। अब इससे क्या होगा? अब ऑपरेटर को कोई बांधा नहीं है, ऑपरेटर बिल्कुल फ्री है। देखो पहले ये ऑपरेटर को बांध रहा था रिप्रेसर जब एक्टिव था, अब ये इनएक्टिव हो गया। जब ये इनएक्टिव हुआ तो ऑपरेटर फ्री है, जब ऑपरेटर फ्री है तो रिएक्शन को ऑपरेट कर देगा, रिएक्शन को ऑपरेट करेगा। तो देखिए उसने क्या किया, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होता है, कल भी बताया था। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन किसमें होता है? प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? और अभी अभी मैं बता रहा था, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ई कोलाई का केस पढ़ रहे हैं, और ई कोलाई में भी लैक ओपरॉन का केस पढ़ रहे हैं। और ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होता है। अब पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब एक ही जीन में कई सूचना भरी हुई है, देख लो, है ना। अब उसी सूचना को पढ़ के क्या हुआ? एमआरएनए बना, और उसी सूचना के अनुसार प्रोटीन बन गई। पहले जेड ने कौन सी प्रोटीन बनाई? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई ने कौन सी बनाई? परमिएज। और ए ने कौन सी बनाई? ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहां मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है, जीन जेड से क्या बना, जीन वाई से क्या बना, जीन ए से क्या बना। और याद करिए ये हमने एक जगह और पढ़ा है, कहां पे? बायोटेक्नोलॉजी में। और बायोटेक्नोलॉजी में याद करिए बीटा गाल जीन, है ना, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, है ना। तो अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज करेगा क्या? ये लैक्टोज को ब्रेक कर देगा। जब लैक्टोज ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लैक्टोज किस में टूटता है? दो पार्ट में, नाम बताइए? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अब अंदर पहुंचाना है तो परमिएज क्या करेगा? परमिबिलिटी को बढ़ा देता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की परमिबिलिटी को भी बढ़ा देता है, और लैक्टोज की भी परमिबिलिटी को बढ़ा देता है। दो जगह दो अलग अलग बातें लिखी हैं, लेकिन दोनों के लिए परमिएज ही काम करेगा। अब क्या करेगा? उसमें वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना होता है। अब एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा होगा? ट्रांस एसिटाइलेज। इससे क्या हो जाता है? एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है तो एक्टिविटी और बढ़ जाती है। इस प्रकार तीनों एंजाइम ने मिल करके रिएक्शन को आगे कराया, और जब रिएक्शन को कराया तो आप देखिए क्या होगा? इन द प्रेजेंस जीन स्विच ऑन हो गए। तो जब तक इंड्यूसर नहीं था जीन कैसा था? स्विच ऑफ। अब जैसे ही इंड्यूसर आया यानी खाना आया
तो क्या हो गया, स्विच ऑन। यही था ओपरॉन कॉन्सेप्ट और यही था जीन रेगुलेशन। लेकिन हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा कि यूकैरियोट में? तो प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा। ये देखिए यहां कह भी रहा है, कह रहा है इंड्यूसर की एब्सेंस में, यानी कार्बन सोर्स की कमी, जो कार्बन सोर्स था जैसे ग्लूकोज या लैक्टोज वगैरह नहीं दिया गया बैक्टीरिया को, तो लैक्टोज अगर मिल जाए उसे तो लैक्टोज ट्रांसफर होकर के सेल में आ जाएगा थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज, यानी कि परमिएज ने लैक्टोज की परमिबिलिटी को बढ़ा दिया। अब क्या लिखा है, कह रहा है रिमेंबर कि लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल टाइम। कह रहा है थोड़ा बहुत तो इंड्यूसर हमेशा ही रहता है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होता है, वो इतना नहीं होता कि वो एक्टिवेट कर सके रिएक्शन को। जैसे हम बोले कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते समय बिल्कुल लीस्ट हो जाती है। अब लीस्ट का मतलब इतनी कम नहीं हो जाती कि हमारी डेथ हो जाए, है ना, यानी मिनिमम हो जाती पर डेथ नहीं होगी। लिखा हुआ है सेल में हमेशा बनी रहनी चाहिए, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द ग्लूकोज सॉरी सेल, यानी लैक्टोज वरना प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। और लैक्टोज ही इंड्यूसर की तरह काम करता है। कैसे करता है, रिप्रेसर ऑफ द ओपरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूएंटली। देखो ये वही बात बोल गया है कि जो रिप्रेसर वाला जीन था ओपरॉन का वो हमेशा स्विच ऑन था, यानी हमेशा वो काम कर रहा था, और उसको बोल रहे थे आई जीन। और रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को बांध लेता था ये, और प्रिवेंट कर देता था आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने को, किसको, ऑपरेटर को, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। लेकिन जब इंड्यूसर ले लेते थे जैसे लैक्टोज और एलोलैक्टोज, जब हमने ये लिया तो ये इंड्यूसर की तरह काम करने लगा। इसने रिप्रेसर को क्या कर दिया, इनएक्टिव। कैसे, इंटरेक्शन करके विद इंड्यूसर। दिस अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस द प्रमोटर, मतलब इससे क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल गया प्रमोटर तक पहुंचने पर, और प्रमोटर के बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड करने का मौका मिल गया। Essentially, regulation of lac operon can be visualized as regulation of enzyme synthesis by the substrate. कह रहा है कि आपको रेगुलेशन तभी दिखेगा जब जो एंजाइम बनने थे वो बनेंगे, तभी तो मेटाबॉलिज्म होगा। बिना एंजाइम के क्या मेटाबॉलिज्म पॉसिबल है? नहीं है। और कह रहा है यहां से एक लाइन देखिए इंपॉर्टेंट थी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। डायरेक्ट ग्लूकोज और गैलेक्टोज अगर हम भेज दें लैक्टोज की जगह तो वो इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकते। जैसे हम बोले हमारे लिए अगर कोई खाना है तो उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही तो बनेंगे, और खाने को पचाने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही बनाना पड़ेगा जिससे खाना पचेगा। अब अगर हम पत्थर खा ले, कैल्शियम कार्बोनेट खा ले, तो क्या पचेगा? नहीं पचेगा, क्योंकि उसको पचाने वाला कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग लैक ओपरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? कह रहा है कब तक स्विच ऑन रहेगा? जब तक खाना है तभी तक तो एंजाइम निकलेगा। जब आपका खाना पेट में पच चुका होगा तो आपके एंजाइम फिर से इनएक्टिव होने लगेंगे, राइट। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड एज नेगेटिव। अच्छा, कह रहा है इसी चीज को दो बातें कह रहा है। कह रहा है एक नजरिए से देखिए तो काम में वो रोक टोक हो रही है, दूसरे व्यू से देखिए तो काम में पॉजिटिविटी दिखेगी। देखिए अगर आप बोले कि रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरॉन विद रिस्पेक्ट टू उसके अगर हम बात करें रिप्रेसर के रिस्पेक्ट पे, रिप्रेसर रोक रहा था रिएक्शन को कि बढ़ा रहा है, तो नेगेटिव काम किया कि पॉजिटिव। लेकिन उन्होंने बोला लैक ओपरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन भी दिख रहा है। अच्छा, वो पॉजिटिव कौन दिखा रहा है? लैक्टोज पॉजिटिव कर रहा है रिएक्शन को और रिप्रेसर नेगेटिव कर रहा है। और कह रहा है लेकिन इसीलिए तो लिखा हुआ है इट इज बियॉन्ड द डिस्कशन ऑफ, लिखा है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल, मतलब और डिटेल की जरूरत होती है इसके लिए। अभी सिर्फ इतना समझ लेना है कि रोकने वाला कौन है, तो रोकने वाला है रिप्रेसर, और बढ़ाने वाला कौन है रिएक्शन को, तो इंड्यूसर या लैक्टोज। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये चलाया गया, और इसका ये टारगेट था कि अगर दो लोग अलग अलग हैं तो क्या उनके जीन भी अलग अलग है, क्या डीएनए भी अलग अलग है, और होना ही चाहिए, है ना। लिखा है अगर दो इंडिविजुअल हैं और उनका डीएनए सीक्वेंस हम निकालें तो डिफरेंट होना चाहिए, यही एटलीस्ट कुछ स्थान पे तो होना ही चाहिए। लिखा है दिस अजम्पशन लीड टू द क्वेस्ट, इससे फिर से एक इच्छा आई कि चलो हम सारे कंट्री के एक एक दो लोगों का डीएनए सैंपल लें और बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर के एक बड़ा सा प्रोजेक्ट चलाएं। जैसे अमेरिकन को लगता है कि हम सुपर पावर हैं तो हमारे पास ही इतनी शक्तियां हैं,
जबकि आप देख रहे हैं आजकल दुनिया में हर व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है, ये किसी कास्ट किसी उस पर डिपेंड नहीं करता। जिसने कोशिश करी, मेहनत करी, वो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सारे बिजनेसमैन अमेरिका में ही बैठे हुए हैं, कुछ इंडिया में भी हैं। आप बात बताइए, अंबानी जो है वो एशिया के सबसे रिचेस्ट है ना, और अभी हो सकता है फ्यूचर में और आगे बढ़ जाएं, अडानी और आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे इंडियंस भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर गूगल वो लैरी पेज का है तो आप ये समझो कि उसके जो सीईओ है वो कौन, सुंदर पिचाई, वो तो भारतीय ही है ना। ऐसे बहुत सारे कंपनीज में टॉप प्लेस पर भारतीय बैठे हुए हैं जो मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, और उनके छोड़ देने पर उनका शेयर गिर जाता है। तो दिस assumption लीड्स टू द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, डीएनए का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक हम लोग ने जब स्टैब्लिश हो गई तब ये कल्पना हम कर पाए। बिना डीएनए निकाले हम कैसे कर सकते हैं आप बताइए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हमारे समझ आ गया तो हम लोगों ने ये सब किया, आइसोलेट किया, क्लोनिंग करी डीएनए की, और सैंपल को इकट्ठा करके एक फास्ट टेक्निक यूज की। और वो जो फास्ट टेक्निक थी वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वेरी एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब यहाँ लिखा हुआ किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। एम्बिशियस इसलिए था कि भाई ये भी ध्यान रखना था ना कि ये ऐसा ही खड़ा ना हो जाए, यानी एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, यानी कि अगर मान लो पता लगता कि हाँ उनके जीन ज्यादा सुपीरियर है हमारे जीन से, तो क्या होता, वर्ल्ड वार हो सकता था, है ना। तो 1990 में ये लॉन्च किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है। और ये 1900 में वो स्टार्ट किया गया था और 2003 में कंप्लीट हुआ। लेकिन लास्ट क्रोमोसोम हम लोग ने जो फर्स्ट था वो मई 2006 में कंप्लीट किया, राइट। इसका मैग्नीट्यूड पता करना है कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, तो बोल रहे हैं हमारे पास 6.6 इंटू 10 नहीं 3.3, क्योंकि बात की गई अच्छा जीनोम की। तो जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड सेट में गुणसूत्रों की संख्या। मेरी बात फिर से सुनिएगा, ह्यूमन का मतलब इंसानों का, जीनोम का मतलब हमारे जीनोम की बात हो रही है। और जीनोम n होता है कि 2n, n होता है, और हमारे n में गुणसूत्रों की संख्या बताओ। मेरे पास 2n है, 2n बराबर 46 है, तो मेरे पास n हुआ तो कितना हुआ, हाँ। लेकिन हमने 23 नहीं लिया था भाई। ये भी क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाए कि फीमेल का डीएनए अलग नहीं हो सकता है हम लोगों से, तो वो भी लिया गया, फीमेल का लिया गया। तो दोनों का जो 22 था वो तो कॉमन होता है, ऑटोसोम होता है। फिर 1/23वां दोनों का डिफर होता है, एक का एक्स एक का वाई। तो टोटल कितने हमने क्रोमोसोम पे काम किया, हाँ 24। माना कि जीनोम में 23 आते हैं, पर आप दूसरे सेक्स को क्यों इनडिस्क्रिमिनेट करेंगे, हमें तो फीमेल का भी पता करना था ना, सारे इंसानों की बात चल रही है। और एक का कॉस्ट आता था 3 US डॉलर, तो हमारे पास जीनोम में हो गए 3.3 इंटू 10 की पावर 9। तो अगर उसको इससे गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 9 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि हमें 1000 पेज, ठीक है ना, कि 3300 बुक लिखनी पड़ी, और हर पेज में 1000 लेटर्स थे, 1000 लेटर्स थे, ये लिखा हुआ है 1000 पेजेस पर 3300 बुक्स, ठीक है। और ईच पेज में ये 1000 लेटर्स, ये लिखा हुआ है। केवल हमारे एक जीनोम के, हमारे केवल हम लोगों के जीनोम के लिए ही बात कर रहा है, ठीक है, बाकियों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए क्या हो गया, हमें एक हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस चाहिए थी, मतलब ऐसा कंप्यूटर चाहिए था जो जिसका रैम बड़ा अच्छा हो, जिसका जो रैम है वो टेराबाइट में हो, रैम टेराबाइट में बता रहा हूं। अभी आजकल कंप्यूटर्स में आने लगा ना 32 GB रैम, 64 GB रैम आजकल आ रहा है। अच्छा कंप्यूटर लीजिए तो और अच्छे आ रहे हैं। तो अब आ रहे हैं इतने। सोचो 1990 में हमें चाहिए था गीगाबाइट, टेराबाइट जितना रैम चाहिए था, यानी सुपर कंप्यूटर्स चाहिए थे। और सुपर कंप्यूटर्स इतने फास्ट होते हैं कि आपने क्लिक किया तो डाटा ट्रांसफर हो जाता है तुरंत के तुरंत। अच्छा आप गूगल में देखो, कोई भी चीज सर्च करो तो वो तो एक तो इंटरनेट से चल रहा है, दूसरा उनके पास ऐसे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं और वो स्पीड को तुरंत वो करते हैं। देखा होगा, कोई भी साइट सर्च करिए तुरंत आपको दिख के आ जाता है, इतने मिली सेकेंड्स में दिखने लगा आपको। और कितना डाटा है, पूरे वर्ल्ड का डाटा है उसमें, है ना। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, एक तो हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस चाहिए थी डाटा स्टोरेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, इसने एक नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बना दिया
जिसका नाम था, देखो जैसे एक सेक्टर है आईटी, आईटी का पूरा नाम क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे ही क्या हुआ, एक बायोलॉजिकल चीजों के लिए आईटी को जोड़ा गया, तो एक नई ब्रांच आई, नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये ठीक है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एचजीपी जो है बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। गोल क्या थे, गोल ये था कि हमारे पास जो 20 से 25,000 करीब जीन है उनका पता लगाना। हमारे पास करीब जो एवरेज आता है इसका 22,500 के करीब, तो उनका पता लगाना ये मेन गोल था। दूसरा, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस। हमें यह पता करना था कि हमारे पास जो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 जो केमिकल बेस है उनका सीक्वेंस क्या है, मेरा सीक्वेंस कैसा है, आपका सीक्वेंस कैसा है, हम लोग अलग अलग कंट्री के लोगों का सीक्वेंस कैसा है। दूसरी बात थी कि हमें डाटाबेस बना के कंप्यूटर्स में स्टोर करना था। तीसरी बात, उस डाटा को एनालाइज भी करना होता है कि डाटा आप जैसे 1990 में जो रिसर्च चालू किया गया था, क्या आज रिसर्च वहीं पे रुका है कि और नई नई चीजें आ गई हैं? तो आप बताओ, गूगल पे जब सर्च करोगे तो लेटेस्ट डाटा आना चाहिए कि पुराने जमाने का लेटेस्ट आना चाहिए, है ना? तो लेटेस्ट डाटा अपडेट करते रहते हैं ना ये लोग। ट्रांसफर द रिलेटेड डाटा टू अदर सेक्टर। अच्छा, डाटा आपको मिल गया बहुत सारा, और वो डाटा का करेंगे क्या, उस डाटा का यूज भी तो करना है। और वो किसको डाटा काम किसको आएगा, दवा बनाने वाली कंपनी को। और किसको काम आया, जैसे कोरोना अचानक से लग गया तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 6-7 महीने में कोविशील्ड बना दिया और भी बना दिए, है ना? बनाने में 6 ही 7 महीने लगे थे। अब वो बात अलग है कि हमारी पूरी आबादी के लिए उतना सफिशिएंट नहीं बन पाया था तुरंत, तो टाइम लगा, ठीक है, लेकिन खोज लिया था, सभी कंट्री ने खोज लिया था, केवल भारत नहीं, क्योंकि इतना डाटाबेस पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है। तुरंत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, रातों रात काम करने लगे साइंटिस्ट, और सारी चीज एनालाइज कर डाला उन लोगों ने। और हमें ईएलएसआई को भी एड्रेस करना था। ईएलएसआई का मतलब होता है वही कि अमेरिका में भी 2 तरह के अमेरिकन हैं, एक काले वाले, एक गोरे वाले। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प कौन से वाले हैं, है ना? और जैसे उसके पहले थे बराक ओबामा, है ना, तो वो थोड़े ब्लैक वाले थे। तो खैर उन लोगों को भी उनकी आपस में नहीं बनती है, वो कहते हैं हम सुपीरियर है, वो कहते हैं हम सुपीरियर है। स्पेशली तब कहते थे जब बात हो रही पहले की। तो ईएलएसआई जो है उसका मतलब यही है, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, यानी कोई लीगल सोशल इश्यूज ना खड़े हो जाए। और क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कई कंट्री में धर्म की लड़ाइयां हो रही हैं, कई कंट्री में पावर की लड़ाइयां हो रही हैं, है ना? तो वहां पर कोई लीगैलिटी ना खड़ी हो जाए, यानी कि वर्ल्ड वार की संभावना थी। 13 साल पुराना प्रोजेक्ट था। कौन कौन भाग लिया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बाद में यूके भी मेन पार्टनर बन गया। अब देखो यूके कहां से बन गया, अब यूके की मैं प्रॉब्लम बताऊं। यूके क्या है, ब्रिटेन, है ना? और जितने भी विश्व में खोजे करता था वो कौन करता था, और सबसे ज्यादा कब्जा था कि नहीं था ब्रिटिश सरकार का। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका पर भी ब्रिटिश का वो था कब्जा, और अमेरिका भी आजाद हुआ, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब इतने बड़े बड़े जो देश थे उस पर भी उन लोग ने कब्जा कर रखा था, तो उन्होंने प्रोजेक्ट में सबसे पहले भाग लिया कि चलो हम भी देखें, अगर हमारा चीन कहीं सुपीरियर निकल आया बढ़िया, तो सब पे लीगली कब्जा कर डालेंगे, है ना? तो वेलकम ट्रस्ट यूके भी बहुत बड़ा मेजर पार्टनर बन गया। देखो उसने बहुत फंडिंग कर दी। फिर एडिशनल कंट्रीब्यूशन में जापान आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, ठीक है ना, चाइना आ गया, और जितने डेवलप्ड कंट्री थी वो सारी आ गई। प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया 2003 में, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि हम चीजों को सही कर सकते थे, दवाएं बना सकते थे, वैक्सीन बना सकते थे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने जब थोड़ा समय रह गया, इतना पैसा लग चुका था और इतने साइंटिस्ट थे, इतने इंटेलिजेंट, तो साइंटिस्ट का हुनर क्यों खराब करना। साइंटिस्ट ने अपना समय ये भी इन कामों में भी दिया कि चलो कुछ नॉन ह्यूमन प्रोजेक्ट पे काम कर लेते। तो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो थे, ठीक है ना, उस पर भी हम लोग ने काम किए। जैसे हेल्थ केयर को फायदा हुआ, एग्रीकल्चर को फायदा हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन को फायदा हुआ। बायो रिमेडिएशन या इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन का मतलब होता है क्या, प्रदूषण को घटाना। तो आजकल बहुत सारे एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में मॉडिफाइड बैक्टीरिया, और आपको पता होगा स्यूडोमोनास प्यूटिडा, वो होता है सुपरबग के नाम से पहचाना जाता है। और ये तो हमारे भारतीय मूल के ही साइंटिस्ट ने, एनआरआईज ने बनाया था। नाम था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती।
ठीक है ना, उन्होंने उनको नेशनल वो नोबेल प्राइज भी मिला था। नेशनल बोल रहा हूँ, नोबेल प्राइज, नोबेल बहुत बड़ी बात होती है। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल्स पर भी काम किया गया। जैसे देखो कुछ नहीं छोड़ा हम लोग ने, प्रोकैरियोट चाहिए था, बैक्टीरिया पे काम कर लिया। फंजाई चाहिए थी, स्मॉलेस्ट फंजाई पे काम कर लिया। ठीक है ना, हमें कुछ इनवर्टिब्रेट्स पे रिसर्च करनी थी, सिनोरैप्टिटिस एलिगेंट पे काम कर लिया। और सिनोरैप्टिटिस एलिगेंट फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है कि पैथोजेनिक? नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है ना, अगर पैथोजेनिक होता तो हमें काम करने में और दिक्कतें आती। अच्छा, ड्रोसोफिला पे इसलिए काम करना पड़ा कि ड्रोसोफिला इतना फेवरेट जेनेटिक मटेरियल, सॉरी ड्रोसोफिला पर ही मॉर्गन ने कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले, उनको बोला जाने लगा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, प्लांट्स पर काम करना बहुत जरूरी था। अगर हम प्लांट पे काम नहीं करेंगे, खाने पीने की कमी आ जाएगी तो क्या करेंगे? तो इसलिए हमने मोनोकॉट पे काम किया, राइस पे, और हमने डाइकॉट पे काम किया, अराबिडोप्सिस पे। ठीक है ना, इन सब को भी सीक्वेंस किया गया। मेथोडोलॉजी दो यूज की गई, एक का नाम था ESTS और एक का नाम था ऐसे, यानी कि सीक्वेंस एनोटेशन। होता क्या है, मोटा मोटा आपको बता दे, एक ग्रुप ने पूरे को क्या किया, पूरे पे काम किया, कोडिंग पार्ट पे भी, नॉन कोडिंग पे भी, और एक ग्रुप को कहा गया कि आप केवल कोडिंग पे करो, नॉन कोडिंग पे छोड़ दो, वो हम कर रहे हैं। बाद में दोनों को मैच करा लिया गया, तो मैच करा लेने को वो बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, एक ग्रुप ने काम किया किस पर, जो एक्सप्रेस पार्ट पूरा था, यानी जो कोडिंग पार्ट थे उस पर वर्क किया, और दूसरा जो था उसने ब्लाइंड अप्रोच अपनाई। ब्लाइंड का मतलब होता है एक छोर से लेके दूसरे छोर तक करेंगे, और वो भी कंटिन्यूअस करेंगे, यानी एक्सॉन पर भी करें, इंट्रॉन पर भी करें, दोनों पर हम लोग ने रिसर्च करना चालू किया। तो होल सेट पर हम लोग ने काम किया, और कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों पर काम किया। बाद में डिफरेंट रीजंस जो थे उनको फंक्शन के हिसाब से मैच करा लिया, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। The sequencing of total DNA from the cell isolated and converted into random fragments। उन्होंने बोला कि चूंकि DNA एक लॉन्ग पॉलीमर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट पर अगर 13 साल, अच्छा एक सवाल पहले, अगर 1000 किलोमीटर लंबी रोड भारत सरकार को बनानी है, तो एक अगर ठेकेदार को दे दिया, एक टेंडर को, एक को किसी को टेंडर दे दिया, तो आज बनाना चालू करेगा और 10 से 15 साल में वो बनेगी। तब तक आपको पता है कि किसी भी रोड की सेल्फ लाइफ 2-4 साल ही होती है ना, तो 2-4 साल बाद तब तक इधर से खराब हो रही है, उसकी कंप्लीट भी नहीं हो पा रही है। इससे बेहतर क्या है, सरकार क्या करती है, वो 20-20 किलोमीटर के कई प्रोजेक्ट दे देती है। उससे फायदा होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है 2 ही महीने में, 3 ही महीने में काम होके खत्म हो जाता है। मेट्रो का काम देखिए कितनी तेज चलता है ना। फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम द सेल आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, इसीलिए डीएनए को हम लोग ने टुकड़ों में यूज किया, रैंडम टुकड़े, और टुकड़ों को बांट दिया सबको। अब क्या लिखा है, स्मॉल साइज हो गया, कह रहा है याद करो, लार्ज पॉलीमर था तो टेक्निकल लिमिटेशन थी सीक्वेंसिंग करने में, और क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा है और बहुत ही इसमें मिस्टेक हो जाती, अब उन टुकड़ों को क्लोन कर लिया गया और स्पेशल वेक्टर में डाल के क्लोन किया गया। आगे बताया जाएगा कि उन वेक्टर का नाम क्या है, ठीक है ना, BAC और YAC, ये लिखा है ना, ये वेक्टर थे BAC YAC। और किन होस्ट का यूज किया गया, बैक्टीरिया और ईस्ट। देखो प्रोकैरियोट को सीक्वेंस करने के लिए बैक्टीरिया और यूकैरियोट को सीक्वेंस करने के लिए ईस्ट। ये देखो, तो हमने इनको किया, इसको बोलते BAC का पूरा नाम आया हुआ है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि ये मनुष्य ने किया कि अपने आप हो रहा था। अरे ये काम अब हम लोग करा रहे थे कि अपने आप हो रहा था, हम लोग करा रहे थे ना, तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हुआ कि नेचुरल। हाँ, इसी तरह YAC का पूछा गया है। होस्ट का नाम पूछेगा तो क्या जवाब, होस्ट इज बैक्टीरिया एंड ईस्ट। लेकिन अगर वेक्टर पूछा जाएगा तो BAC और YAC। देखिए क्या लिखा हुआ है, होस्ट ये दो और वेक्टर ये दो, ठीक। और जो हमें मशीन यूज करनी पड़ी या डिवाइस यूज करनी पड़ी, उसका नाम था ऑटोमेटिक। ऑटोमेटेड का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक DNA सीक्वेंसर, ठीक है, जो कि फ्रेडरिक सैंगर के काम पर आधारित था। कह रहे हैं फ्रेडरिक सैंगर क्यों याद किए जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेडरिक सैंगर ने इंसुलिन को सीक्वेंस किया था। इंसुलिन के अमीनो एसिड को जोड़ करके 51 अमीनो एसिड का बना होता है, उसको सीक्वेंस करके और उसका सब कुछ बताया था, लिखा हुआ है। सैंगर ने डेवलप मेथड किया था टू डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन में, अभी नाम बता रहा हूं, इंसुलिन। इनुलिन प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट,
हाँ, स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड होता है और फ्रक्टोज का बना होता है, याद है। अब क्या बोला गया, ये जो सीक्वेंस था उसमें कुछ ओवरलैपिंग रीजन भी मिल रहे थे, मतलब ऐसा कहा गया है मेरा डीएनए वो सीक्वेंस किया गया, ठीक है, मतलब भारतीय लोगों का किया गया, अमेरिकन लोगों का किया गया, जापानीज का किया गया, और भी लोगों का जब डीएनए सीक्वेंस किया गया तो कुछ ओवरलैपिंग रीजन मिले। ये ओवरलैपिंग रीजन क्या बता रहे थे कि ये सीक्वेंस हमारे आपसे क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात ये है कि 99.9% जो वो डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो हमारे आपके सेम है, अगर डिफरेंस भी है तो कितना, केवल 0.1%। इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए। देखिए स्पेशल कंप्यूटर ये आइडिया दिया जा रहा है कि पर्सन का पहले हमने सेल लिया, सेल से डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए को हमने ओपन ये लोड किया कहां पे, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर में, और ये डिवाइस हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस थी, इसने हमारा यहाँ पे ये रीडिंग बता दी, और ये जितना हमारा आपका मैच करता जाता था उतना बताते जाती थी ये। और ये लिखा है जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। वैसे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था 2003 में, लेकिन जो फर्स्ट क्रोमोसोम था वो काफी बड़ा है। आप बताइए सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, 23वां, और सबसे बड़ा कौन सा है, पहला। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है ना, जितना नंबर ज्यादा साइज उतना छोटा, जितना नंबर कम साइज उतना बड़ा। तो आप बताओ बड़ा कौन हुआ, हाँ पहला वाला। तो पहले वाले पर ज्यादा टाइम लग गया कि कम टाइम लगा, वो कंप्लीट हुआ 1 मई 2006, और कह रहा है ये आखिरी था, हमारे 24 क्रोमोसोम लिए गए थे, ये आखिरी था, और 24 में 22 क्या थे, ऑटोसोम, और एक एक्स और एक वाई, ये सब बताया है ना अभी मैंने आपको। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज थी कि हमें जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार करना था। जेनेटिक और फिजिकल मैप का मतलब होता है हमको ऐसा समझाना था कि जीन कहां कहां बैठा हुआ है, और कितने जीन है किस क्रोमोसोम पे, और किस जीन का क्या फंक्शन है। अगर ये नहीं पता होता तो आप बताओ ये कैसे पता लग गया कि 11वां क्रोमोसोम पर ये नाम का, ये नंबर का जीन बैठा हुआ है, या इस नाम का। अरे बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया 16वें पे ये बैठा हुआ है, फेनिल कीटोन्यूरिया का 12 नंबर पे बैठा हुआ है, इसी तरह डाउन सिंड्रोम का जो है 21 नंबर पे बैठा हुआ है। तो ये सब कैसे पता चला, ये सब इसी से तो पता चला। फिर इन्होंने कहा कि दिस वाज जनरेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलीमॉर्फिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन। मतलब इन्होंने बोला कि हमने जो टुकड़े किए उसके लिए हम लोग ने कुछ आरई का इस्तेमाल किया, और उसमें से हम लोगों को कुछ डीएनए सीक्वेंस जो मिले वो मिनी सैटेलाइट भी मिले और माइक्रो भी मिले। तो जो मिनी और माइक्रो है उसका फर्दर यूज बताया गया है कि उसे पॉलीमॉर्फिक डीएनए का पार्ट माना गया है, और बताया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे। अच्छा, क्या क्या सोच के प्रोजेक्ट हम लोग ने किया और क्या सामने आया, क्या दोनों चीजें सेम निकली कि कुछ अलग अलग निकली। तो वो गोल था ये करना है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट। अब हमें लगता था 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है, एग्जैक्टली इतने नहीं है, कितने हैं देखिए, 3164.7 मिलियन, देखा जाए तो 3.1647 बिलियन, ठीक है। और एवरेज 3000 बेस जो है, वो एवरेज जीन जो है 3000 बेस उसके अंदर पाए जा रहे हैं, लेकिन साइज ग्रेटली डिफर करता है। सबसे बड़ा वाला कौन सा है, डिस्ट्रॉफिन, और डिस्ट्रॉफिन में कितने पाए गए, 2.4 मिलियन, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 जो है वो मिले, ठीक है। और पहले हमें लगता था कि 80,000 से 1,40,000 के करीब है, और ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल द पीपल। बताया था मैंने कि हमारा जो सीक्वेंस है 99.9% मैच कर रहा है, और 50% जीन अभी भी खोजे नहीं गए हैं, क्योंकि जो काम के थे वो खोज लिए, और अभी भी कुछ चीजों पे रिसर्च चल रहा है, वो तो कभी खत्म हो नहीं सकता। अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब छोटे मोटे रिसर्च चलते रहते हैं। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन, केवल 2% से भी कम जो है वो प्रोटीन को कोड कर पाते हैं, है ना। यानी 98% से भी ज्यादा हिस्सा डीएनए का बेकार पड़ा हुआ है, यानी काम का नहीं है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे इतना है क्यों, नेचर ने क्यों दे दिया इतना।
जैसे आप देखो, कोई अगर ब्रांड खरीदो, कोई भी ब्रांड वाली चीज खरीदो, चलो ब्रांड वाली बेल्ट खरीदो, तो ब्रांड वाली बेल्ट में जब आपका पार्सल आएगा तो पहले क्या होगा, एक तो उनका रहता है, नहीं एक उनका पॉलीथीन रहता है ना, उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, उसको हटाएंगे तो एक बॉक्स मिलेगा उनका ही गत्ते वाला, है ना, और जिसमें कि वो लाइनिंग्स होती है ताकि दबे और तो टूटे नहीं, उसको हटाएंगे तो हो सकता है एक वो चटपट वाली होती है ना, बटन वाली पॉलीथीन वाली, है ना, जिसको हम लोग चटपट तोड़ते हैं फिर फुर्सत में, तो वो जो चटपट वाली प्रोटीन थी, वो सॉरी सीट है, वो भी लगी होगी। अच्छा, फिर डब्बा भी होगा, फिर डब्बे के अंदर पॉलीथीन के अंदर पैक होगी, है ना। सोचिए अब इतनी पैकिंग में आपका एक बेल्ट आया, है ना, या आप मान लो रिंग की बात करें, तो रिंग किसी को अब दी जाती तो ज्वेलरी शॉप पे देखो बड़ा सा पहले एक बड़ा झूला भी देगा वो, जिसपे लिखा होगा फलाना ज्वेलर्स, उसके अंदर क्या होता है, डब्बे में, बड़े डब्बे में पैक होगा, बड़े डब्बे में आजकल लोग सरप्राइज देते तो कहते हैं कई डब्बों में पैक कर दो, लास्ट वाला डब्बा इतना बड़ा होगा, फिर ऐसे खुलेगा, फिर आप पहना दोगे, है ना। तो लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन, तो यानी कि 98% भाग फालतू का ही था, उसकी कीमत नहीं ली गई, रिंग की कीमत ली गई, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए ऐसा हुआ, यानी नॉन कोडिंग पार्ट क्या कर रहा था। अब मैं इसका एक बहुत सिंपल आंसर जानता हूं, मोदी जी कितने हैं, एक, लेकिन उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अनेक लोग उनके सिक्योरिटी में हैं, ठीक है ना, और पूरा तगड़ी सिक्योरिटी। आप कभी देखिए प्रोटोकॉल, आप जब सीएम की गाड़ी चलती है तो प्रोटोकॉल कितना टाइट होता है, और अगर आप पीएम की गाड़ी चलेगी तो प्रोटोकॉल कितना टाइट होगा, सीएम से कम 3-4 गुना, क्योंकि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने देखा होगा उनके जो एनएसजी कमांडो से होते हैं, बिल्कुल अगल बगल बिल्कुल ऐसे चुप, और वो भी काला चश्मा लगा करके वो खड़े रहते हैं। रीजन पता है क्या होता है, रीजन ये कि आपको ये पता ना लग जाए, आपको ना पता लग जाए सामने वाले को आपको देख रहा है, वो लोग ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, ऊपर नीचे यहाँ वहां स्कैन हो रहा है सब, है ना, और आपस में कनेक्टेड रहते सब, आपस में कनेक्टेड रहते सब, उस पे वायरलेस होता है उन्हीं के उस पे, और वो आपस में एक दूसरे से प्रोटोकॉल से जुड़े रहते हैं। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2% से भी कम हिस्सा जो काम का था, और 98% जो है फालतू का था, लेकिन वो जरूरी था, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन को इंपॉर्टेंट वो नहीं दी जाएगी, तो कोई भी हमारे पीएम को वो कर सकता है ना, वो भी जब सीना 56 इंच का हो। तो रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी कि बहुत सारे पोर्शन में रिपीटेशन हो रहा था, बहुत सारे पोर्शन का रिपीटेशन हो रहा था, और रिपीटेटिव सीक्वेंस स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट रिपीटेड मैनी टाइम, कितनी बार, 100 to 1000 टाइम रिपीट कर रहे थे। और फिर क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी को कोड नहीं करते, कोड नहीं करते तो क्या करते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है, डायनामिक्स करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड थी वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती उनके कामों में, वो कभी उनको सलाह नहीं दे सकती है, सलाह देने के लिए आईएएस बैठे होते हैं, बड़े बड़े आईएएस जो बहुत सीनियर टाइप के होते हैं, है ना, तो वो सब बैठे होते हैं। अब आप बोलो सिक्योरिटी गार्ड तलाशते, वो उनको कोई सजेशन दे दे, नहीं, तो वही कह रहा है, ये डायरेक्ट कोई रोल प्ले नहीं करते, लेकिन ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायनामिक मेंटेन करते हैं, इवोल्यूशन मेंटेन करते हैं। क्रोमोसोम 1 जो था उस पर 2968 जीन थे, और वाई पे सबसे कम होते हैं 231। ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां 2.4 मिलियन लिखा है, यहाँ 1.4 मिलियन लिखा हुआ है, तो वो 2.4 था डिस्ट्रोफिन में, और यहाँ है 1.4, इनको बोलते हैं एसएनपी। एसएनपी का पूरा नाम होता है क्या, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको स्निप्स भी बुलाते हैं। और लिखा है कि ये करते क्या है, ये क्रोमोसोम की लोकेशन पता करने में, डिजीज पता करने में, हमारी ह्यूमन हिस्ट्री निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब एडेप्टेशन एंड फ्यूचर चैलेंज, ये तो वही चीज है कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, इस एरिया में भी रिसर्च कर लेंगे, तो वो आपने देख ही लिया कि क्या क्या हम लोग के सामने फ्यूचर चैलेंज आए, और कौन कौन सी चीजें हम कर रहे हैं आजकल, है ना। एक लास्ट ये है, अभी पढ़ा है 99.9% जो है सीक्वेंस सेम है, कितना सेम है, 99.9% सेम है,
अच्छा मतलब डिफर कितना हुआ 0.1%। अच्छा 0.1% को अगर निकाला जाए तो कैसे आए, कितना आएगा, तो 0.1% को निकालेंगे तो आएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 7। ये तो टोटल दिया है ना 6 आएगा ना शायद, हाँ ये 3 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, इस तरीके से निकल के आएगा सामने। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है ये किस पर आधारित है, डिफरेंस पर कि समानता पर, डिफरेंसेस पर आधारित है। डीएनए सीक्वेंस रिपीटेटिव डीएनए से किया जाता है। डीएनए का सीक्वेंस कहां से निकाला जाता है, रिपीटेटिव डीएनए से। क्यों, क्योंकि ये इसका छोटा सा हिस्सा बार बार रिपीट करता है, और अभी बताया था कितनी बार रिपीट करता है, अरे अभी अभी पढ़ा है 100 to 1000 टाइम्स, देखिए अभी पढ़ा नहीं था 100 to 1000 टाइम। और क्या यहां से क्वेश्चन हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बल्क डीएनए से इसको कैसे अलग करेंगे। बल्क डीएनए को अलग करने के लिए डीजीसी का प्रयोग करेंगे। डीजीसी क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। बल्क डीएनए से रिपीटेटिव डीएनए को कैसे अलग किया जाएगा, डीजीसी से। डीजीसी का पूरा नाम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा बल्क डीएनए मेजर पीक देगा कि माइनर, मेजर। और जो रिपीटेटिव डीएनए है वो कैसा देगा, माइनर पीक देगा, उसी को सैटेलाइट कहते हैं। यानी रिपीटेटिव डीएनए का दूसरा नाम सैटेलाइट डीएनए। और एटी रिच और जीसी रिच के हिसाब से और लेंथ ऑफ सेगमेंट के हिसाब से और कितनी बार रिपीट कर रहा है उसके हिसाब से सैटेलाइट को हम 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 ही भाग लिखे हैं, एक मिनी और एक माइक्रो। तो 2 प्रकार का होता है, ये देखिए मिनी और माइक्रो। दिस सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड एनी प्रोटीन। क्या रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए या पॉलीमॉर्फिक डीएनए किसी प्रोटीन को कोड करते हैं, नहीं करते हैं। बट दे फॉर्म ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन हमारे जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, और इसी में हमारे पॉलीमॉर्फिज्म छुपा हुआ है। मतलब मैं और आप डिफर हैं तो इसी के कारण है। सिंस डीएनए हर चीज में पाया जाता है, आरबीसी को छोड़ के। क्यों, अगर आरबीसी मैच्योर हो गई तो उसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, तो उसको छोड़ के देखो सब में पाया जाएगा, ठीक है। और सब में सेम डिग्री होगी कि डिफरेंट डिग्री। अरे मतलब मेरा डीएनए चाहे बाल से निकालो, चाहे नाखून से निकालो, चाहे सलाइवा से निकालिए या कहीं से भी निकालिए, सेम होगा कि अलग अलग। सो सेम होगा, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। और यही इंपॉर्टेंट टूल है फोरेंसिक एप्लीकेशंस के लिए, यानी फोरेंसिक साइंस के लिए। फर्दर द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। अच्छा ये आया कहां से मेरे अंदर, आएगा मम्मी पापा से। बताइए डीएनए कहां से आया आपके अंदर, मम्मी पापा से। तो इससे डिस्प्यूट वाले केस सॉल्व हो जाएंगे। मतलब अगर मान लो कभी कभी होता है कि वो किसी ने बच्चा बदल दिया हॉस्पिटल में, बच्चा अगर मान लो आप पैदा हुआ, उसने बोला कि आपका वो बच्चा नहीं था, ये दूसरा बच्चा है, ठीक है। अरे सीरियल में नहीं, रियलिटी में भी होती है ना। तो कहने का मतलब अगर बच्चा बदल गया और आपको डाउट हो गया कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है ना, तो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लेगा। तो हॉस्पिटल ने ये किया है कि नहीं किया है ये पता लग जाता है तुरंत। और इससे क्या हो जाता है, आजकल काफी सेफ हो गया है। इसी को बोलते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला, पॉलीमॉर्फिज्म आया कहां से, तो पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक लेवल पे पैदा होता है वेरिएशन के कारण। और ये लाइन यहां से लाइन कई बार आई हुई है कि पॉलीमॉर्फिज्म का कारण क्या है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन कहां होता है, आप बताइए म्यूटेशन कहां होगा, बड़े वाले हिस्से में कि छोटे वाले हिस्से में, यानी 2% वाले में कि 98% वाले में। 98% पे अगर कभी अटैक हुआ भी किसी पे सिक्योरिटी पे, हम ऐसे तो पहले वो गोली कौन खाएगा, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योर कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको फेस करना होता है। और देखा होता क्या, जो हाई सिक्योरिटीज होती है तो आपने देखा होगा एक अटैची टाइप की लेके चलते हैं, अक्सर देखा है ना। वो पता क्या होता है, वो अटैची खुद तो बुलेट प्रूफ है। अगर मान लो किसी वो पॉलिटिशियन ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी तो वो तुरंत खुल जाता है, तुरंत एक बटन में, और खुल जाता है, पूरा बड़ा सा हो जाता है, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा पूरा, और इतना ऊंचा हो जाएगा, मतलब मेरे लेवल से नीचे के लेवल से इतना ऊंचा हो जाएगा। अब अगर चारों तरफ से उन लोगों ने पहले घेर लिया जो मेन पर्सन है, और खुद चारों तरफ से लग गए, अब पूरी लेयर बाय लेयर बना लेते हैं, तो क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, एक भी गोली उस बंदे को नहीं लगेगी जो वीवीआईपी है।
हाँ, वीवीआईपी को सिक्योरिटी मिलती है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक सोमैटिक और एक होता है जर्मिनल। अगर आपकी गैमिट में हुआ तो क्या होता है, जर्मिनल, और अगर आपके बॉडी सेल में हुआ, हाथ में हो गया, पैर की सेल में हो गया, तो ये क्या हुआ, सोमैटिक। कहता है म्यूटेशन कैसा भी हो, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो गया। ये भी लाइन आया हुआ है कि सेल दैट जनरेट गैमिट इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये लाइन सेम आई हुई है। इफ जर्म सेल डज नॉट सीरियसली इंपेयर, अगर जर्म सेल इंपेयर नहीं होती है तो ये पहुंच जाता है अगली पीढ़ी में, और ये पहुंच जाता है अगली पीढ़ी में, यानी पॉपुलेशन में पहुंच गया। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आता है। इनके पहुंचने की संभावना क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 0.01। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ग्रेटर देन 0.01। ये देखो लिखा है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर पूछा गया है ये हमारी पॉपुलेशन में इनहेरिट होके आ गया, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ गया, और किसका कारण बन गया, पॉलीमॉर्फिज्म का। और बोलने लगे कि जो वेरिएशन होता है ये बहुत ज्यादा हायर रेट से होने लगता है म्यूटेशन का, और इससे कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता, यानी व्यक्ति के जर्मिनल उसमें सेल में चेंज आ भी गया तो उससे कोई खास परिवर्तन नहीं होता, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा होता रहता है। और इसी कारण वेरिएबिलिटी हम लोगों में आती रहती है। आप खुद बताइए, वेरिएबिलिटी हम लोग में आ रही है कि नहीं आ रही है? मम्मी पापा की शक्ल अलग थी, हम लोग की अलग अलग है, भाई बहन की अलग है, सबके अंदर वेरिएशन आता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि वेरिएशन का कारण है म्यूटेशन। और भी अदर फैक्टर होते हैं जो एनसीईआरटी ने बहुत नहीं दिया हुआ है। कह रहा है कि बाकी चीजें आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तब पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। वेरिएबल टैंडम रिपीट्स क्या होता है, जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसमें भी मिनी सैटेलाइट। अब मिनी सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, कुछ पार्ट पाए जाते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर ATCG पाया गया, ATCG कितने हो गए, ATCG, ठीक है ना, 4 हो गए। अब ये 4 लेटर कम से कम 100 से 1000 बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये 4 लेटर मेरे आपके कभी नहीं मैच करेंगे, मेरे और आपके ये 4 लेटर कभी मैच ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लेटर हो सकता है 6-7 लेटर का बनाओ, किसी का 60-70 लेटर का बनाओ, किसी का 50 का बनाओ, और रिपीट कर ही नहीं सकता कभी भी। अगर 4 मेरा आपका 4 मैच भी किया तो सीक्वेंस मैच नहीं करेगा। यानी मेरा सीक्वेंस था ATCG, तो आपका होगा AGCA, कभी मैच नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं VNTR, इसी को बोलते हैं VNTR। और हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यहां देखने को मिलेगी कि लो डिग्री। हाँ, अब इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले व्यक्ति का डीएनए निकाला जाएगा, दूसरा उसको RE से काटा जाएगा, RE यानी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से काटेंगे, फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसको हम सदन ब्लॉटिंग कर लेंगे, सदन ब्लॉटिंग या इल्यूजन, याद करिए, सदन ब्लॉटिंग या इल्यूजन कर लेंगे, और नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन शीट पे ले लेंगे। अब हम उसको सिंगल लेयर्ड बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे। और जब सिंगल स्टैंडर्ड बना लेंगे तो हमने कुछ लैब में प्रोब तैयार कर लिए होते हैं। प्रोब क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विच आर रेडियोएक्टिव एंड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, तो वो हम उसके साथ उसको पेयरिंग करा देंगे। अच्छा, जब पेयरिंग करा देंगे तो आप जरा बताइए, सोच के देखिए, एक डीएनए का सीक्वेंस इसमें है और जो प्रोब है वो आपको पता है, जैसे सोच के देखिए, एक चीज आपको नोन है, दूसरी चीज अननोन है, तो आप उसे निकाल सकते हो, है ना। कैसे, आप उस सीट के ऊपर, उसके ऊपर रखो फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म पर जहां जहां अल्फा बीटा गामा रेस निकलेगी वहां का कलर उड़ जाएगा, यानी वहां के धब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे। इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। और यही होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तरीका। और यहां से कुछ नहीं आता है, यहां से ये आता है बस कि VNTR का साइज किलो बेस में कितना होता है, 0.1 से 20 KB, KB का मतलब किलो बेस। और ऑटो रेडियोग्राम में देखो वो लिखा है, जो बताया डिफरेंट साइज नजर आने लगे आपको। अच्छा, हम लोगों का जो डीएनए है 99.9% क्या है, सेम, लेकिन जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बेबी कौन से, आइडेंटिकल ट्विंस, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस, काफी बार पूछा गया है, उनका डीएनए कभी भी
डिफर नहीं होता, उनका होता है 100% सिमिलर। इसीलिए क्या कर सकते हैं, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उनकी की जा सकती है? नहीं की जा सकती। जब सिर्फ एक मूवी नहीं देखी थी धूम 3, जिसमें आमिर खान है ना, हाँ तो वही बोला धूम 3, उसमें देखा होगा कि वो पकड़ नहीं पाते उसको, है ना। एक जो होता है सर्कस के पीछे काम करता है, एक उसके आगे, है ना। जर जोरू जमीन, यही कहा गया है। हाँ? नहीं कह रहे हैं ना, धोखा 3 ही जगह से मिलता है, जर जोरू और जमीन। चलो, सीक्वेंसली डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए कंसीक्वेंसली, यानी कि एक सेल के डीएनए का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही बस सफिशिएंट है और ज्यादा आपको नहीं चाहिए। अच्छा आप देखो ये कैसे समझेंगे इसको थोड़ा, ये पेरेंट के यहां पर मान लो 3 वो हैं VNTR और ये मदर वाले पे है 4, तो ये देखो यहां 3 और 4 पे मिलना चाहिए, ये 3 और 4 पे ये देखो मिला, ठीक है। इसी तरीके से सारे का वो हम देख लेते हैं, मान लो कि पेरेंट्स और वो मदर और फादर का VNTR चेक कर लेते हैं, फिर बच्चे का VNTR चेक कर लेते हैं। आप खुद बताओ, ये इन्हीं पेरेंट्स से तो बच्चा बना है, तभी तो इनके VNTR सेम है। आप देखो, अच्छा खुद देखिए, फिगर को मैच कराइए, ये इन्हीं का यही व्यक्ति हो सकता है क्योंकि इनके पेरेंट्स के VNTR इसमें सेम आने चाहिए। आप यहां देखो, यहां VNTR 3 है और यहां VNTR है 11, कैसे पॉसिबल है? लेकिन यहां चेक करिए, यहां 11 है, यहां भी 11 है, यहां अगर गिन लीजिए तो शायद 9 होंगे, तो यहां भी 9 होंगे। ऐसे ही ये येलो वाले देखिए, जितने यहां है उतने यहाँ पे भी मैच करेंगे। अब जैसे देखो ये वाला देखो, ब्लू वाला स्काई ब्लू, यहाँ स्काई ब्लू ज्यादा VNTR है, यहाँ कम है, तो इसका मतलब कि ये जो है, ऐसे 2 बातें बोली जा सकती है कि ये जो बंदा है वो इस पेरेंट का है, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि इसका जो डीएनए है, मान लो कहीं क्राइम सीन पे इसका डीएनए पाया गया, उस व्यक्ति का डीएनए यही है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? देखो VNTR किससे मैच कर रहा है, ये C वाले का A से मैच कर रहा है कि B वाले से? हाँ, तो इससे क्राइम सीन सॉल्व हो जाता है कि कौन सा बंदा है वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। अगर मान लीजिए कहीं पे मर्डर हो गया और किसी ने बोला हम तो गए ही नहीं थे, लेकिन उसका डीएनए मैच कर गया, तो मतलब वो क्राइम सीन पे वो प्रूफ हो गया कि भाई फिर आपने झूठ क्यों बोला, है ना। और अगर मान लो किसी और का डीएनए होता, वो सही बोल रहा है, तो मैच ही नहीं होता। आपका डीएनए कोई और कैसे मैच करा लेगा, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया खत्म। बाकी कुछ क्वेश्चन कर दें तो चलिए, अच्छा ठीक है।